हेलो तो नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान, आपका जेसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर फर्स्ट है, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि परागण किसे कहते हैं, परपरागण किसे कहते हैं। तो परपरागण हमने दो प्रकार के बताए थे आपको कि पहला था जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक। ठीक है, तो उसमें हमने जैविक कारक देख लिया था। जैविक कारक में मेरा एग्जांपल था जूफली। ठीक है, जूफली अर्थात जंतु द्वारा परागण। और जंतु द्वारा परागण में कौन कौन से एग्जांपल आ गए थे? कीट परागण, पक्षी परागण, इसी को चमगादड़, घोंघा द्वारा परागण। ठीक है, ये सब आ चुके थे। तो आज हम देख रहे हैं अजैविक कारक। तो अजैविक कारक आज हम कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे? अजैविक कारक। अजैविक कारक। तो अजैविक कारक में एग्जाम्पल कौन कौन से? ओनली दो प्रकार के होते हैं। अजैविक कारक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला अपना वायु परागण, दूसरा जल परागण। तो अजैविक कारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वायु परागण, जल परागण। जल परागण किसे कहते हैं? क्वेश्चन मेरा ये है कि जल परागण किसे कहते हैं और वायु परागण किसे कहते हैं। ये दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जल परागण किसे कहते हैं? तो जल द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को जल परागण कहते हैं। लिख दे रहे हैं हम, जल द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को जल परागण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वायु परागण किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है वायु द्वारा, एक जैसी डेफिनेशन है दोनों की। ठीक है, बस एक शब्द चेंज है और कुछ नहीं है। तो वायु द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को की क्रिया को पर वायु परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये में दोनों की डेफिनेशन हो गई कि जल परागण किसे कहते हैं, वायु परागण किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे बोर्ड के लिए हो गया कि जल परागण किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया है कि जल परागण किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? जल द्वारा होने वाली पर परागण क्रिया को जल परागण कहते हैं। अर्थात जल है तो सपोर्टेड ये जल है। ठीक है, तो जल के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? जल परागण कहेंगे। अगर वायु के द्वारा परागण होगा तो क्या कहेंगे? वायु परागण कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैविक कारक अजैविक कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो अजैविक प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कर दो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि वायु परागण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु परागण। तो वायु परागण की डेफिनेशन मैंने देख ली कि वायु परागण किसे कहते हैं? वायु द्वारा होने वाली पर परागण क्रिया को वायु परागण कहते हैं। तो इसके भी कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं। जल परागण दो प्रकार के होते हैं। जल परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि जल परागण कौन से पादपों में होते हैं और जल परागण इसमें पुष्प कैसे होते हैं। अगर कौन से पुष्पों में जल परागण होता है तुम देखेंगे। अर्थात तो जो जल परागण होगा तो इसमें पुष्प कैसा होगा? पुष्प कैसा होगा? रंगीन होगा या सुगंधित होगा या मकरंद युक्त होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे। तो इसमें पुष्प कैसे होंगे? रंगहीन, रंगहीन, सुगंधहीन और मकरंदहीन।
मकरंदहीन होते हैं। पुष्प कैसे होंगे इसमें, जब हम जल परागण कराएंगे तो पुष्प कैसे होंगे, रंगहीन, सुगंधहीन और मकरंदहीन। क्यों, क्या जल को पुष्प, क्या जल परागण तभी होगा जब पुष्प रंगीन होंगे। जल ये देखेगा कि ये पुष्प रंगीन है, चलो इसके पास चल रहे हैं हम जल परागण करने, ये ऐसा नहीं होगा। ऐसी क्या पुष्प को जैसे जल ये देखेगा कि ये पुष्प से महक आ रही है, सुगंध आ रही है इस पुष्प से, तो इसकी ओर चले, ऐसा भी नहीं होता है। ना ही ये देखेगा जल की, अरे यहाँ पर तो इस पुष्प के पास इसको मकरंद मिलेगा खाने के लिए, इसको जेली मिलेगी खाने के लिए, तो चलो इसके पास चले हम इसका परागण कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, सुगंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं, अर्थात ये रंगीन नहीं होते हैं। ठीक है, कोई रंग नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होती है और ना ही कोई मकरंद होता है उसके पास। ठीक है, तो पुष्प कैसे हो गए, ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद इसमें वर्तिका कैसी होती है, वर्तिका कैसी होगी, लंबी होगी। वर्तिका लंबी क्यों होगी, क्योंकि जैसी बात है पुष्प कहां होगा, जल के अंदर होगा, और जब पुष्प जल के अंदर होगा, सपोज दैट यहां समझा रहे, ये जल है, ये क्या है, जल है। ठीक है, तो इसमें पुष्प होगा, ये पुष्प है, तो इसकी जो वर्तिका होगी वो लंबी होगी या नहीं होगी, इसके अंदर ये सब पानी है तो वर्तिका कैसी होगी, लंबी होगी। ये क्या है, वर्तिका, ये क्या है वर्तिका, तो ये वर्तिका कैसी होगी, लंबी होगी, क्यों, जो कि पुष्प के ऊपर पानी के ऊपर जा सके। कौन, वर्तिका जाएगी तभी तो पराकड़ होंगे, क्योंकि पराकड़ कहां होंगे, जल के अंदर पराकड़ होंगे, तो जल की सतह पर होंगे, ऊपर होंगे, तो जल की सतह पर पराकड़ होंगे, तो आराम से पराकड़ आके इस पर जा सकते हैं, अर्थात मान सकते हैं कि ये वर्तिका यहाँ होगी, तो पुष्प और पराकड़ भी यहाँ होंगे, तो यहाँ आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्तिका कैसी होती है, लंबी होती है। ओके, वर्तिकाग्र कैसी होगी, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका अलग है, वर्तिकाग्र अलग है। वर्तिकाग्र कैसी होगी, चिपचिपी होगी, वर्तिकाग्र कैसी होगी, चिपचिपी होगी। चिपचिपी क्या, वर्तिका जैसी बात है, वर्तिकाग्र थोड़ी बड़ी होगी या चिपचिपी होगी, कि पराकड़ आएंगे तो इससे आराम से चिपक जाएंगे। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि वर्तिका कैसी होती है, लंबी होती है, पुष्प ये ऐसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो मैंने इसको देख लिए, इसमें परागकण कैसे होते हैं। मैंने पॉइंट ये है कि परागकण कैसे होते हैं, किसमें, जल परागण का ये एग्जांपल है ये। ठीक है, तो परागकण, इसमें परागकण कैसा होता है, जल परागण में परागकण कैसा होता है, कैसा होगा, इसमें शुष्क होगा या फिर गीला होगा, तो इसमें परागकण कैसे होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, कम मात्रा में होंगे, परागकण तो अधिक मात्रा में होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, जैसी बात है। ठीक है, और मोम की परत युक्त होते हैं, मोम परत युक्त होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, मोम परत युक्त होंगे। क्यों, मोम परत युक्त क्यों होंगे, जिससे परागकण भीगे नहीं। ठीक है, तथा परागकण को मोम परत युक्त होंगे। क्यों, रीजन, इसका रीजन का, मोम परत युक्त क्यों होंगे, जिससे परागकण, जिससे परागकण भीगे नहीं, भीगे नहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पानी से बचाव के लिए परागकण कैसे होते हैं, मोम परत युक्त होते हैं। जो परागकण होता है उसके ऊपर क्या होता है, मोम की परत होती है, कि जो जैसी बात है कि परागकण का होंगे, पानी में होंगे, तो पानी से बचने के लिए, पानी के बचाव के लिए परागकण कैसे होते हैं, मोम युक्त होते हैं। ठीक है, जिससे परागकण भीगे नहीं, किससे, पानी से बचने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, पानी से बचने के लिए, जिससे परागकण मोम परत होते हैं, क्यों, पानी से बचने के लिए। ठीक है, पानी से बचने के लिए, एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगा वो लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये पॉइंट सही है कि मोम परत क्यों होते हैं परागकण,
क्योंकि पानी से बच सके, इसलिए मोम पराग युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट होगी, पहले डेफिनेशन हो गई कि जल परागण किसे कहते हैं। तो जल द्वारा होने वाली पर परागण क्रिया को जल परागण कहते हैं। इसके पुष्प कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, सुगंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं, क्योंकि पुष्पों किसी की सहायता, जबकि किसकी आवश्यकता है, किसी की नहीं, वो तो बहेगा, इसके साथ ही परागण चले जाएंगे। ठीक है, वर्तिका लंबी होगी, जैसे जब वर्तिका लंबी होगी तभी तो वो जल की सतह पर वर्तिका पहुंच पाएगी। ठीक है, वर्तिका कैसे होगी, चिपचिपी होगी, जो कि परागण आराम से आके इस पर चिपक सके। ठीक है, और थोड़ी बहुत वर्तिका कैसी होगी, बड़ी होगी, वर्तिका कैसी होगी, बड़ी होगी, जो कि परागण आ सके आराम से। इसके बाद जल परागण कितने प्रकार के हो गए वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से। तो जल परागण की बात कर रहे थे हम। जल परागण की बात हम कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो जल परागण मैंने देख लिया था कि इसमें परागण कैसे होते हैं, मोम परत युक्त होते हैं, जिससे पानी से बच सके। ठीक है, पानी से भीगने से बच सके। इसके बाद कि जल परागण कौन से पादपों में होते हैं, और ये जल परागण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या करोगे, जैसे कि अजैविक कारक दो प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार जल परागण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अधिजल परागण, अधिजल परागण। दूसरा अधोजल परागण। क्लास 12th प्लस नीट याद रखना। ठीक है, तो जल परागण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अधिजल परागण और अधोजल परागण। अधिजल परागण में क्या होता है, इसमें परागण की प्रक्रिया क्या होती है, जल के अंदर या इसमें परागण की प्रक्रिया क्या होती है, जल की सतह पर। ठीक है, कहाँ होती है, जल की सतह पर, क्या, परागण की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया। ओके, तो अधिजल परागण, परागण की प्रक्रिया कहाँ होती है, जल की सतह पर होती है, याद रखना, कहाँ, जल की सतह पर। अधोजल परागण में क्या होता है, सब परागण की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया, जो डेफिनेशन में आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हो। तो परागण की प्रक्रिया क्या हो, जल के अंदर या आधार पर। जल की सतह आधार जानते हो, जल की सतह जैसे कि सपोर्ट रहती है, ये क्या, जल है। ठीक है, तो ये क्या होगी, सतह, और ये क्या होगी, आधार। तो यहाँ क्या होगा, अधोजल, यहाँ क्या होगा, अधिजल। अधि मतलब अधिक, अधिक अर्थ क्या है, अधिक। ठीक है, और अधिक क्या होता है, सबसे ऊपर। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हो। एग्जाम्पल दोनों के, जल की सतह पर होगी इसमें परागण, अर्थात स्वच्छ जल में होगी। स्वच्छ जल में, एग्जाम्पल बेलिसनेरिया, बेलिसनेरिया। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बेलिसनेरिया, स्वच्छ जल में परागण होगा, स्वच्छ जल में परागण किसके द्वारा होगा, बेलिसनेरिया में होगा।
अधिजल परागण। अधोजल परागण के दो एग्जांपल हैं, कौन कौन से अपने, जोस्टर हाइड्रीला, हाइड्रीला जोस्टेरा। बट कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि एनसीईआरटी में लिखा है कि बैलिस्नेरिया में और हाइड्रीला में दोनों में स्वच्छ जल में परागण होता है, अलग से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ये लिखा है तो हम लिख सकते हैं कि इसको हटाओ हाइड्रीला को यहाँ से। तो जोस्टेरा में परागण किसके द्वारा हुआ था, जोस्टेरा में किसके द्वारा होगा, अधोजल परागण द्वारा। और इसे हम बैलिस्नेरिया की जगह पर लिख सकते हैं हाइड्रीला। तो हाइड्रीला परागण किसके द्वारा होगा, स्वच्छ जल, ठीक है, जल की सतह पर स्वच्छ जल होगा। तो स्वच्छ जल में परागण किसके द्वारा, कौन से पादप में होगा, बैलिस्नेरिया में और हाइड्रीला में। जोस्टेरिया किसमें होगा, समुद्र में, समुद्री जल में, ठीक है। तो जोस्टेरा में क्या होगा, समुद्री जल में परागण किसके द्वारा होगा, जोस्टेरा में, समुद्री जल में परागण कौन से पादप में होगा, जोस्टेरा में, ठीक है। जो जल की जो परागण प्रक्रिया किसमें होगी, जल के अंतर अर्थात जल के आधार पर परागण होगा, ठीक है। तो ये अधोजल हो गया और ये अधिजल परागण, तो ये जल परागण हो गया। अब देखें कुछ इसके अपवाद हैं। तो जल परागण के क्या अपवाद हैं हम ये देखने जा रहे हैं। इससे पहले एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। जल परागण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अधिजल परागण, दूसरा अधोजल परागण। अधिजल परागण किसे कहते हैं, जिसमें जल की सतह पर क्या हो, परागण की प्रक्रिया हो। एग्जांपल स्वच्छ जल में जैसे कि बैलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला में। इसके बाद अधोजल परागण किसे, अधोजल परागण किसे कहते हैं, ये कहाँ होता है, ये जल के अंदर होता है या जल के आधार पर नीचे होता है। इसका एग्जांपल जोस्टेरिया जो समुद्री जल में पाया जाता है। इसके बाद आपको अगर ये पूछा जाए कि जल परागण के एग्जांपल दीजिएगा, जल परागण किसमें होता है, तो आप लिख सकते हो बैलिस्नेरिया, बैलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा। तो ये तीन एग्जांपल किसके होंगे, जल परागण। तो जल परागण किसमें होता है, इन तीन में, याद रखना। नीट के लिए भी इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्पल के लिए भी, बोर्ड के लिए भी इंपोर्टेंट, ठीक है। ये टॉपिक तो सब नीट के लिए ही है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो आपका ये जल परागण हो गया। अब इसके हम देखेंगे अपवाद। इसके दो अपवाद हैं किसके, जल परागण के, तो हम देख रहे हैं, इसको नोट कर लो। क्या देखेंगे इसके अपवाद। अपवाद पहला, वाटर हाइसिंथ, एंड वाटर, वाटर हाइसिंथ एंड इसे बोल सकते हैं जलकुंभी या बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक, ठीक है। तो ये एग्जांपल जैसे कि वाटर हाइसिंथ, SING, सही है, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी बोल सकते हैं या बंगाल का आतंक बोलते हैं। इसको बंगाल का आतंक क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जो रानी विक्टोरिया थी, कौन, रानी विक्टोरिया, जो कहाँ की थी, ब्रिटिश की थी, शायद रूस की थी। तो वहां से इन्होंने क्या किया, जो रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या किया, इसको बंगाल की खाड़ी में डाल दिया, बंगाल की खाड़ी में क्या कर दिया, इसको डाल दिया। अब कुछ ही दिन में जो बंगाल की खाड़ी थी, उसमें पूरी बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया,
ये जलकुंभी होगी, मतलब कुछ डाल दिए थे, क्योंकि इसके पुष्प कैसे थे, इसके पुष्प कैसे थे, बैंगनी कलर के थे, अच्छे लगते थे, अर्थात उनको वो पुष्प अच्छे लगते थे, किसको, रानी विक्टोरिया को। इसलिए वो रूस से लेके इसको कहाँ डाल दिया, भारत की बंगाल की खाड़ी में डाल दिया। कुछ ही दिन में देखो कोई बंगाल में आतंक मचा, जो बंगाल की खाड़ी थी उसमें क्या हुआ, आतंक सा मच गया, वहां के जीव जंतु वो मरने लगे। क्यों, बंगाल का आतंक से क्यों बोलते हैं, इसी कारण बोलते हैं, क्योंकि जो बंगाल का पानी था उसमें पूरे में क्या ये फैल गया, कुछ ही दिन में ये पूरे बंगाल की खाड़ी में फैल गया, क्या, जलकुंभी। इसको हम अपने गांव की भाषा में आप लोगों ने देखा उसे हम बोलते हैं क्या, जलमंजनी, जल मंजनी, जो आजकल अपने तालाबों में मिल जाती है, ठीक है। इसमें सिंगाड़े जैसे कुछ फल आते हैं, ठीक है, एज मान लो कि बिल्कुल सिंगाड़े जैसे ही इसके पादप होते हैं, टू कॉपी होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है मेरा वाटर लिली, वाटर लिली, LILY, जल कुमुदनी, वाटर लिली जल कुमुदनी। अब बात क्या है कि हमको ये एग्जांपल बताना था, आपको नहीं ना, तो मुझे क्या बताना था कि इसमें परागण किसके द्वारा होता है, इसमें परागण किसके द्वारा होता है, पॉइंट ये है। और ये नीट प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, याद रखना, खासकर नीट के लिए तो है ही है, अब बोर्ड एग्जाम के लिए ये इस मतलब परागण में सबसे ज्यादा ऑप्शन यहां से आते हैं कि वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी या बंगाल का आतंक है, इसमें परागण किसके द्वारा होता है, या वाटर लिली, इसमें परागण किसके द्वारा होता है। इसका दूसरा नाम, एक नाम और है इसका, क्रिस्बा, इकॉर्निया क्रिस्पस, इकॉर्निया क्रेसिपस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और है, इकॉर्निया क्रेसिपस, किसे बोलते हैं, इसको बंगाल का आतंक को ही बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ को ही बोलते हैं। तो इसके इतने नाम है, बंगाल वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया क्रेसिपस, जलकुंभी, बंगाल का आतंक या जलमंजनी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। कौन लेके आया था ये, रानी विक्टोरिया लेके आई थी, रूस लेके आई थी, अपने भारत से बंगाल की खाड़ी में डाल दिया, यही हो गया, ठीक है। इसमें वाटर लिली, इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें परागण किसके द्वारा होता है, मुझे क्या है तो करना, ओनली परागण की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें परागण किसके द्वारा होता है, तो नीचे आपको दिख रहा हो तो देख लेना, इसमें परागण होता है वायु या कीट द्वारा। क्वेश्चन यहां से आएगा, जितने स्टार बना सकते हो बना लो। क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां से आएगा कि वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी या जलमंजनी और वाटर लिली, जलकुंडनी में परागण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होगा, वायु द्वारा या कीट द्वारा। जबकि ये किसमें पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। ये अपवाद क्यों है, इसको मैंने अपवाद क्यों बोला, क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं, इसके बावजूद भी इसमें जल द्वारा परागण नहीं होता है, इसमें किसके द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा परागण होता है। तुम्हारा जल परागण कंप्लीट हो गया। यहां से जल परागण में आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार के किसी भी एग्जाम्पल में नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखें हम वायु परागण किससे कहते हैं, तो इसको नोट कर लो। अब हम देखने जा रहे हैं कि वायु परागण किसे कहते हैं। तो वायु परागण की हम डेफिनेशन देख चुके हैं पहले से ही। वायु परागण किसे कहते हैं, तो वायु द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। ओके, इसमें भी पुष्प कैसे होते हैं, वायु परागण में सबसे पहले देखेंगे पुष्प की बात कि पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसमें पुष्प कैसे होंगे, रंगीन होंगे या नहीं होंगे, बताओ, रंगीन नहीं होंगे। क्यों, कि वायु को रंगीन की आवश्यकता है, कि पुष्प देख रहा है कि वायु देख रहा है, जैसे कि वायु चल रही है, अब उसने वायु ने देखा अरे ये पुष्प रंगीन है, चलो इसके पास चल रहे हैं हम, अरे इस पुष्प के पास से महक आ रही है, सुगंध आ रही है, चलो इसके पास चल रहे हैं, या यहाँ पे इसको जेली खा लेने के लिए मिलेगी तो इसके पास चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना।
तो वायु ये देखिए कि ये रंगीन पादप इसके पास परागण करवाएंगे हम, या ये सुगंधित है, या ये इसके पास मकरंद है, जैली है इसके पास, तो इसके पास हम परागण कराएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो वायु जिस दिशा में जाएगी परागण उसी दिशा में होंगे ना। तो इसमें पुष्प कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, नहीं होंगे, रंगहीन। और फिर पादप भी बेवकूफ नहीं है, पादप बेवकूफ बेवकूफ है क्या, पागल, वो पादप को इतनी तो अकल है कि इसमें वायु द्वारा परागण होगा तो हम क्यों एनर्जी खर्च करेंगे। जैसे अगर पुष्प रंगीन है, अगर मकरंद स्रावित करेगा, सिक्रेशन करेगा मकरंद का, जैली का, या पुष्प सुगंधित होगा, तो उसमें एनर्जी खर्च होगी, पादप की नहीं होगी, होगी। तो वो क्यों अपनी एनर्जी खर्च करेगा, उसको पता है कि वायु द्वारा इसमें परागण होगा तो हम नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। अर्थात जैसी बात मान लो कि अगर मुझे बारात में नहीं जाना है, हमको पता है कि गांव में ऐसी दावत हो रही तो हम ऐसे ही जाएंगे ना, अगर बारात में जाना होगा मुझे तो फिर अच्छे से जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें है। तो इसमें परागण कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, कोई मतलब नहीं, मतलब नॉर्मल लोग आने वाले हैं मेरे घर पे, ठीक है, जो डेली आते हैं, तो हम नॉर्मल रहेंगे घर पे। तो इसी प्रकार पुष्प कैसे होंगे, रंगीन, सुगंधहीन, सुगंधहीन और मकरंदहीन, मकरंदहीन होते हैं। सेम वायु जल परागण की तरह ही है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ स्टोरी चेंज है, जैसे कि वर्तिका कैसी होगी, वर्तिकाग्र की बात करें हम, बड़ी होगी। वर्तिका क्यों बड़ी होगी, कहा बाण परागण कहाँ गिर जाए, वर्तिकाग्र कैसी होगी, लंबी होगी, जैसी बात है, ठीक है। परागकण कितने होंगे, परागकण अधिक मात्रा में होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। परागकण अधिक मात्रा में क्यों होंगे, सपोर्टेड ये पादप है, ठीक है। और कोई पुंकेसर ये है, परागकण ये है, यहाँ से परागकण आ रहे हैं, सपोर्टेड कुछ परागकण यहाँ गिर गई, कुछ यहाँ गिर गए, और कुछ यहाँ गिरे परागकण, ठीक है। तो इसमें परागकण का क्या होता है, लॉस हो रहा है, तो परागकण का लॉस हो रहा है, तो इसलिए परागकण इसमें अधिक मात्रा में निकलेंगे कि कुछ ही पादप अपनी अपने जहां उसे जाना है अपनी स्थिति पे पहुंच ही पाएंगे, कुछ ही परागकण पहुंच पाएंगे, सब परागकण नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ यहाँ रह जाएंगे, क्योंकि वायु तो चल रही है, और क्या हमारा परागकण यहाँ गिर गया, यहाँ आ गए, तो कुछ ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं, सब नहीं। तो इसमें परागकण कैसे होंगे, अधिक मात्रा में स्रावित होंगे, ठीक है, अधिक मात्रा में परागकण निकलेंगे। इसके बाद तो मैंने क्या देखा कि पुष्प कैसा होगा, रंगहीन होगा, सुगंधहीन होगा, मकरंदहीन होगा, इसकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वर्तिका बड़ी होगी, जैसी बात, अगर वर्तिका अगर बड़ी होगी तभी तो परागकण सुन या कोई वर्तिका से आगे निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। परागकण अधिक मात्रा में निकलेंगे निकलेंगे। मैं चीज का इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वायु द्वारा परागण में एग्जाम्पल क्या है, घास, सबसे ज्यादा मोस्टली इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा मतलब ज्यादातर परागकण किस्म हो तो घास में ही हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद मक्का, मक्का में परागण किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है। इसके बाद भांग, भांग में इसको मान लो कि बाजरा, बांस, ईटीसी, इनका परागण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। मक्का एग्जाम्पल आता है ये कि जो मक्का है, मक्का की बहुत अच्छी कंडीशन है, यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट गए मक्का से, मक्का, जो मक्का में फुदकने निकली होती हैं, जिसे बोलते हैं क्या, फुदकने, अर्थात जो मक्का की भुट्टे होती हैं, हम भुट्टे बोलते हैं, उनमें जो फुदकने हम किसे बोलते हैं, जो बाल नाम, जो मूछे टाइप की होती हैं, चलो लिख दे रहे हैं हिंदी भाषा में, अपनी देसी भाषा मूछे, जिसे मूछे बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फुदकने। जो फुदकने होती है, ये होती क्या है, ये होती है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो जो मक्का के पादप में
जो फुदकने होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, इन फुदकने का कार्य पूछा जाता है कि मक्का के फुदकने, मक्का जो मक्का का पादप होता है इसमें फुदकने या भुट्टे का कार्य क्या है, फुदकने का कार्य, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसका कार्य क्या है, फुदकने, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बहुत ज्यादा ही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसका कार्य क्या है, ये परागकण को, ये परागकण को, ये परागकण को क्या करेगी, परागकण को खींचती है, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये परागकण को ग्रैड करती है, ग्रैड ग्रैड करती कौन, फुदकने। तो जो मक्का में फुदकने निकली होती है, किसमें जो अड़िया होती है, ठीक है, जिसे हम बुंटा बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो मूछे टाइप की निकली होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लो कि ये है मक्का का बादल, ठीक है, ये है, ठीक है, इस प्रकार नहीं होता है, इस प्रकार होता है, और इसमें कुछ मूछे से टाइप की निकली होती हैं, ऐसी होती हैं। तो ये क्या होती है, ये वर्तिकाग्र हो गई, ये वर्तिकाग्र होती है, ठीक है। ये तो पूरी अड़िया हो गई, ये वर्तिकाग्र होती है, और इसके जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है उसे क्या होते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, ये परागकण को ग्रैड करती हैं, ये क्या करते हैं, परागकण को ग्रैड करती हैं, जिससे क्या हो सके, परागण की प्रक्रिया हो सके। और जब परागण की प्रक्रिया होगा तभी तो दाना पड़ेगा। जैसे कि मक्का का पादप है, ये मक्का का पादप है, ठीक है, इसमें हड्डियां निकली, ठीक है, ये हड्डियां है, दाने पड़े हैं, ठीक है। और इसमें जो बाली निकलती है, ये क्या होता है, ये होता है नर भाग, ये होता है मादा भाग, मादा भाग। अगर हमने ये पादप किसका है, मक्का का, मक्का का पादप, एनसीईआरटी की है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है ये पॉइंट, ये समझो कि एक्स्ट्रा है। तो ये मक्का का पादप है, ठीक है। अगर इसमें अड़िया आ गई है और इसमें ये बाली है, ऊपर जो बाली निकलती है, अगर हमने स्टार्टिंग में, अगर ये अड़िया मतलब दाना नहीं पड़ा है इसमें, अगर इस अड़िया में, इस बुंटे में दाने नहीं पड़े हैं, अगर इसको मैंने काट दिया नर भाग को, तो इसमें क्या दाने पड़ सकते हैं, नहीं पड़ेंगे, ठीक है। पहली बात जाके इसमें सजात पशुई परागण होता है, मक्का में कौन सा परागण होता है, सजात पशुई परागण होता है, क्योंकि पूरे खेत में ऐसा भी नहीं है कि ये द्विलिंगी पादप है लेकिन एक लिंगी पुष्प है, ये कैसा द्विलिंगी पादप है मक्का और एक लिंगी पुष्प है, ये तो आपको पता होगा। हो सकता है कि ये जैसे कि हमने 1 बीघा में मक्का की है, ठीक है, तो दूसरे पादप के जो नर भाग है उसकी बाली आके इस पर गिर गई तो परागण हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पूरे खेत के क्या इस बाली को काट दें, अगर मक्का के पूरे खेत के इस बाली को हम काट दें तो इसमें आप इस मक्के में दाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। तो मेरा इसके बाद एक पॉइंट और है, वो भी लिखवाते रहे हैं कि चीड़ में पादप, एग्जाम्पल यहाँ लिखवा दे रहे, चीड़ में जिसे बोलते पाइनस, पाइनस में परागकण कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं, पंख युक्त होते हैं। तो चीड़ में परागकण कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ये भी नीट के लिए इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक, क्लियर नहीं, लेकिन नीट के लिए इंपोर्टेंट है और अन्य एग्जाम के लिए भी ये इंपोर्टेंट, ठीक है। ये नहीं कि ये ऑनली नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए ही है, अर्थात जहां जहां बायोलॉजी का यूज हो रहा है वहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखना, ठीक है। तो हमने वायु परागण में क्या देखा कि वायु परागण किससे कहते हैं, तो वायु द्वारा होने वाली पर परागण क्रिया को वायु परागण कहते हैं। इसके बाद मैंने देखा पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होंगे, सुगंधहीन होंगे, मकरंदहीन होगी, अर्थात कलरफुल की यूज नहीं है, मतलब
भाई ये नहीं दिखेगा ये पुष्प कलर है मतलब ये रंगीन है, चलो इसके पास चल रहे हैं हम परागण के लिए, कि यहाँ इधर से सुगंध आ रही है इसके पास चलो, कि यहाँ जेली या मकरंद मिलेगा इसके पास चलो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं है। वर्तिकाग्र बड़ी होगी ये आपको पता होगा, परागण अधिक मात्रा में निकलेंगे क्योंकि हो सकता है कि परागण कहीं और गिर जाए, अपने जहां जाना चाहिए तो उस परागण को वहां तक नहीं पहुंचे, पेड़ 1 किलोमीटर दूर तक है तो परागण जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। इसी प्रकार से कि एक एग्जांपल है कि चीड़ पाइनस बोलते हैं हम जिसे, पाइनस, ठीक है। पाइनस ये कैसा होता है, वो शाखित होता है ये पाग, ठीक है, द्विलिंगी होता है। इसमें परागण कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं। पाइनस में परागण कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि इसके एग्जाम्पल घास, मक्का, भांग और बाजरा, बांस, इनका परागण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा परागण, ये एग्जाम्पल इसके, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया मक्का, मक्का ये नीट के लिए इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2023 में आया था, उसके बाद 2024 में भी शायद आया था यहाँ से क्वेश्चन, 2023-24 दोनों में आया कि खुद क्वेश्चन क्या था 2022 में और 24 में, इसका वो क्वेश्चन क्या था कि फुदकने का कार्य क्या है। हमको यही नहीं पता कि फुदकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेसल्स, टेसल्स स्पेलिंग गलत हो तो कोई वो नहीं है, ठीक है, टेसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें लिखा था कि फुदकने का कार्य क्या है, तो फुदकने का कार्य क्या है, परागण को ग्रेड करना। फुदकने का कार्य क्या है, ये परागण को ग्रेड करती है, तो याद रखना जो मक्का में फुदकने है उसका कार्य क्या, परागण को ग्रेड करती। उसमें मक्का नहीं लिखा था, उसमें ओनली फुदकने लिखा था, ठीक है। तो मैंने अभी नहीं पढ़ा था उस टाइम की फुदकने किसे कहते हैं, तो याद रखना। तो आपका बाह्य परागण अर्थात आज परागण खत्म हो गया। अब देखें हम क्या, पर परागण खत्म हो गया, अब देखें पर परागण के लाभ क्या है, पर परागण की हानियां क्या हैं, तो आप इसको नोट कर लो। सबसे पहले हम देखेंगे पर परागण के शर्तें, जैसे कि हमने देखा था कि स्वपरागण की कुछ शर्तें थी कि स्वपरागण किसमें होता है, तो इसी प्रकार हम देखेंगे पर परागण भी किसमें होता है, कि हर एक पादप में पर परागण हो सकता है, जैसे कि उन्मील पादपता या समकाल्पकता था उसमें परागण हो जाएगा, पर परागण हो सकता है नहीं है। तो इस पर हम देखेंगे कि पर परागण की शर्तें हैं, पर परागण की शर्तें क्या है। तो सबसे पहले पादप कैसा होना चाहिए, विषम वर्तिकात, या हम बोल सकते हैं विषम या असमकाल्पकता, असमकाल्पकता अर्थात समान समय में वर्तिका और परागण परिपक्व ना हो। असमान, असमान, असमकाल्पकता का अर्थ क्या, मतलब अलग अलग समय में, अलग अलग समय में क्या परागण और वर्तिकाग्र परिपक्व हो, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, पर परागण होगा। दूसरा पुष्प कैसा होगा, पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी, एक लिंगी। पादप भी कैसा होना चाहिए, पादप एक लिंगी। अगर पुष्प और पादप दोनों एक लिंगी होंगे तभी परागण पर परागण हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि पुष्प द्विलिंगी है, वो पादप द्विलिंगी या पुष्प एक लिंगी है तो इसमें सजाती पुष्प परागण हो जाएगा, आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो पुष्प पादप कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए, पुष्प भी एक लिंगी होना चाहिए, जैसे कि पपीता, एग्जाम्पल पपीता, याद रखना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक लिंगी पादप का मतलब पर परागण का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है पपीता, ठीक है। तो पपीता में जो पादप होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी होता है, याद रखना, इसको मत भूलना, अपना नाम भूल जाओ लेकिन इसका नाम मत भूलना कि पादप एक लिंगी किसमें होता है, पपीता में होता है, ठीक है। पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए, पादप भी एक लिंगी होना चाहिए। असमकाल्पकता मतलब समान अलग अलग समय में वर्तिका और वर्तिकाग्र परिपक्व हो, अर्थात इसको बोल सकते हैं विषम वर्तिकात्व,
विषम वर्तिकत्व। विषम वर्तिकत्व मतलब अलग अलग समय में वर्तिका परिपक्व होगी, ठीक है, और अलग अलग समय में परिपक्व होगी। इसके बाद कंडीशन आ जाएगी कि, और इसकी कंडीशन क्या हो सकती है पर परागण करवाने के लिए? पुष्प कैसा होना चाहिए? उन्मील, उन्मील या उन्मील, उन्मील लिख दे रहे हैं, ठीक है, उन्मील। उसमें क्लिस्टोगमी थी, इंग्लिश को इंग्लिश में पता नहीं है क्या है। उन्मील अर्थात खुला पुष्प। पुष्प कैसा होना चाहिए? खुला पुष्प, ठीक है, उन्मील। एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने, तो इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, तो इसके एग्जाम्पल ना याद करके आपको याद रखना है कि कुछ पादप होते हैं जैसे कनकोआ पेंसी ऑक्जेलिस, कनकोआ पेंसी ऑक्जेलिस, जैसे बोलते हैं खट्टी बूटी, खट्टी बूटी। इन तीनों पादप में अनुन्मील और अनुमील, उन्मील, उन्मील और अनुन्मील दोनों प्रकार के परागण होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये पादप दोनों प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कनकोआ पेंसी ऑक्जेलिस, जिसे खट्टी बूटी बोलते हैं। तो इसमें परागण किसके कैसे होते हैं? अनुन्मील और उन्मील दोनों प्रकार के होते हैं। अनुन्मील बंद पुष्प और उन्मील खुला पुष्प, ठीक है। ये पुष्प कैसे होगा? खुला होगा, ये बंद होगा, यहाँ पे लिख दिया खुला। तो पुष्प कैसे होगा? खुला पुष्प कैसे हो गए? इसमें खुला पुष्प होगा, अर्थात उन्मील पुष्प होंगे किसमें? पर परागण में। तो इसकी शर्तें होंगी, पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, याद रखना, दो लिंगी नहीं, ना ही। और पादप भी कैसा होना चाहिए? एक लिंगी होना चाहिए। तो ये इसकी शर्तें हो गई हैं, किसकी? पर परागण की शर्तें होंगी कि क्या है। अब तो कल हम देखेंगे इसकी क्या, इसके लाभ और हानि। आज का लेक्चर इतना ही सही है, तो कल हम बता दे रहे हैं, एक बार इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम बता रहे कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम देखने जा रहे हैं कि पर पराग, कल क्या पढ़ेंगे? तो कल हम क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि पर परागण की, लाभ और हानि। इसके बाद हम देखेंगे स्त्री वो विपुंसन किसे कहते हैं, या कृत्रिम परागण किसे कहते हैं। जैसे कि हमने स्वपरागण देख लिया, पर परागण देख लिया, तो कृत्रिम परागण भी तो हो सकता है कि मानव द्वारा परागण नहीं करवा सकते, हम करवा सकते हैं ना, इतनी मुझमें पावर है, ठीक है। तो मानव द्वारा परागण किसमें होता है? इसमें देखेंगे स्त्री के साथ संकर्षण किसे कहते हैं, परागण स्त्री के साथ संकर्षण किसे कहते हैं। और ये आपका कौन सा लेक्चर था? 7 लेक्चर था। अब इसके बाद आपके केवल 3 या 4 लेक्चर लेंगे चैप्टर फिनिश होने में। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और कंप्लीट क्लास देखें और रेगुलर देखें, जिससे आपको फायदा मिल सके, ठीक है। आपके नोट्स, इस क्लास के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट क्लास में आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे जितने हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके, थैंक यू।